और खबरों की शुरुआत कांग्रेस से करेंगे, जिसमें अध्यक्ष पद के चुनाव की रेस दिलचस्प होती जा रही है। अभी तक अशोक गहलोत और शशि थरूर का नाम सबसे आगे चल रहा है। संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि ये दो चेहरे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसके अलावा मनीष तिवारी और दिग्विजय सिंह के नाम को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। इधर कांग्रेस के अपूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी मनाने की कवायद जारी है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। In the last press conference, I made my position very clear, and that remains my position. The Congress president is not just an organizational post. The Congress president is a ideological post. It is a belief system. So my advice would be that whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system, and he represents a vision of India. जी हाँ, तो राहुल गांधी ने तो मना कर दिया इससे साफ तौर पर, लेकिन कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव पर ज्यादा जानकारी क्या है ये जानते हैं पल्लवी घोष से, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, अपडेट क्या है अभी तक का? ने कोची में आखिरकार साफ ही कर दिया कि वो अध्यक्ष पद के रेस में बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अध्यक्ष बनेगा उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रहेगी जो कांग्रेस के आदर्श है उसको आके लेके बढ़ना है और बीजेपी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बात से साफ हो गया कि राहुल गांधी अब रेस में नहीं रहेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि कोची में उन्हीं के साथ थे अशोक गहलोत। कल अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिले थे, जहां पे उन्होंने ये कहा था कि अगर राहुल गांधी नहीं मानते हैं तब शायद मैं नामांकन पत्र भरूंगा, लेकिन फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। आखिर तक अशोक गहलोत ये बात कहते रह गए कि वन मैन वन पोस्ट इस पे लागू नहीं होता है। लेकिन अगर आपको याद होगा, उदयपुर रेजोल्यूशन एक है जिसमें यह पारित किया गया था कि आदमी एक ही पद पे रह सकता है, यानी कि अशोक गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये बात आज राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया कोची के प्रेस वार्ता में। अशोक गहलोत से जब ये पूछा गया, उन्होंने यही कहा कि जब मुझे कहा जाएगा मैं वही करूंगा। 26 तारीख जब से नवरात्रि शुरू होते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं कि उस समय सब लोग नामांकन पत्र भरना शुरू करेंगे। हालांकि 24 तारीख औपचारिक स्थिति है, लेकिन अशोक गहलोत अगर नामांकन पत्र भरते हैं तो शायद जब चुनाव का परिणाम आएगा, यानी कि 19 अक्टूबर के आसपास, तभी शायद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या अशोक गहलोत बने रहेंगे मुख्यमंत्री के पद पे। अगर हम उदयपुर रेजोल्यूशन की बात करें तब तो ये नामुमकिन है। अशोक गहलोत के अलावा बहुत और भी ऐसे नाम हैं जो शायद ये पत्र भर सकते हैं, जैसे कि शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, मनीष तिवारी और G23 के बहुत सारे सदस्य। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए पल्लवी जी आपका। तो ये तो रही अपडेट, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 24 सितंबर से नामांकन भरने की शुरुआत इसकी होगी, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में कलह अब सामने आने लगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने अशोक गहलोत का समर्थन किया, साथ ही वो शशि थरूर के विरोध में उतर कर आ गए। गौरव वल्लभ ने ट्वीट किया है कि सार्वजनिक चर्चा में जो दो नाम सामने आ रहे हैं उनमें किसी एक को चुनना हो तो दोनों में से किसी एक की तुलना हो ही नहीं सकती। अशोक गहलोत का जहां 45 साल का बेदाग राजनीतिक करियर रहा है, तो वहीं शशि थरूर ने पिछले 8 साल में कार्यकर्ताओं को पीड़ा देने का काम किया है। सार्वजनिक न्यूज़ में जो दो नाम चर्चा में जो आ रहे हैं, उनमें एक है श्री अशोक गहलोत जी, जो 3 बार के मुख्यमंत्री, 3 बार के केंद्रीय मंत्री, 5 बार के सांसद, 5 बार के एमएलए, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। आज भी वर्तमान राजनीति में मैं कहता हूँ सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो गांधीवादी विचारों से जो आगे बढ़ रहा है, ऐसा व्यक्ति जो कार्यकर्ताओं का नेता है। एक तरफ तो वो है, दूसरी तरफ श्री शशि थरूर जी है। मुझे तो उनका पिछले 8 साल में एक ही प्रमुख योगदान याद आता है कि जब कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी अस्पताल में भर्ती थी, उस समय वो उनको चिट्ठियां लिख रहे थे और भेज रहे थे। उस चिट्ठी से लाखों कार्यकर्ताओं की तरह, करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरह मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंची।
और अब बात डॉलर की करेंगे। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल गया है। पहली बार $1 का भाव 81 रुपए के करीब पहुंच गया। रुपए में आज 7 महीने की सबसे बड़ी गिरावट रही। रुपए का हाल समझते हैं कम्युनिटी एडिटर मनीषा गुप्ता से। मनीषा जी, $1 का भाव 81 रुपए हो गया है, क्या गिरावट अभी और देखना बाकी है? जी हाँ, लगता तो ऐसा ही है क्योंकि काफी शार्प डिक्लाइंस हमने यहाँ पर क्रॉस करेंसी मार्केट्स में आते हुए देखे हैं। रुपए की ही अगर यहाँ पर बात करें तो जोरदार गिरावट के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है। 80 का लेवल हमने बड़े आसानी से यहाँ पर निकलता हुआ देखा और हमने गिरावट यहाँ पर काफी गहराते हुए भी देखी। ऑलमोस्ट 81 के आसपास के स्तर हमने यहाँ पर रुपए में बनते हुए देखे और एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट ये पिछले 7 महीने में आज यहाँ पर दर्ज की गई है। रुपए में गिरावट के काफी सारे यहाँ पर रीजंस भी रहे हैं। अगर आप पिछले एक महीने की बात करें तो 1.25% की गिरावट यहां पर रुपए में देखने को मिली और 10% तक गिरावट यहां पर इस साल में अब तक देखने को मिली है। 2 हफ्ते में करीबन ₹1.25 से ज्यादा तक की मंदी हम यहां पर रुपए में देख चुके हैं। काफी सारी रीजंस हैं। एक तो ये कि यूएस में हमने लगातार यहां पर दरें बढ़ती हुई देखी हैं। पिछले 3 रेट हाइक्स 75 बेसिस पॉइंट के रहे हैं। इसका असर सीधा डॉलर इंडेक्स पे देखने को मिला, जहां पर 20 साल के हाइस पर कारोबार है और डॉलर इंडेक्स में पिछले एक महीने में 2.5% की तेजी देखने को मिली है। जिस तरह का ग्लोबल सिनेरियो है, भारतीय बाजारों में से एफआईआईज की जो बिकवाली है उसका असर भी यहां पर रुपए में देखने को मिला है। जो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध जारी है उसकी भी चिंताएं यहां पर बाजार में देखने को मिली। और इसके अलावा अगर आप बॉन्ड डील्स को देखें तो यहां पर भी बड़े मूव्स देखने को मिले हैं। यूएस का 10 साल का बॉन्ड डील 15 साल के हाइज पे, तो 2 साल का बॉन्ड डील्स अब यहां पर 12 साल के हाइज पर देखने को मिला है, जिसका इंपैक्ट हमने बॉन्ड्स इंडियन मार्केट्स में भी पड़ता हुआ देखा। ये रुपए का चार्ट है और आप देख सकते हैं लगातार यहां पर मुनाफा वसूली या मंदी हमने इस साल के शुरुआत से आते हुए देखी है। जो इंटरेस्ट रेट हाइक्स हैं वो मार्च में शुरू हुई और उसके बाद लगातार यहां पर गिरावट का सिलसिला रुपए में अब भी जारी है। अगर आप देखें कि किस तरह से रुपए ने यहां पर बिहेव किया है बाकी करेंसीज के मुकाबले, तो उसका असर भी हम यहां पर बनता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स जिस तरह का रुपये में डिक्लाइन देखने को मिला है उसका इंपोर्ट बिल पे तो असर पड़ेगा ही। सारी पेमेंट्स जो है वो यहां पर एक्सपेंसिव होती हुई नजर आएंगी। व्यापार घाटा यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हम आता हुआ देखेंगे। इसके अलावा इंपोर्ट वाली जो कंपनीज हैं जिनको यहां पर डॉलर कन्वर्जन करके देना है उनके लिए ऑफकोर्स यहां पर नुकसान है। और साथ ही साथ जो तेल कंपनियां हैं, क्योंकि हम अपना 85% तेल की रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करते हैं, तो ये जो कन्वर्जन है रुपए का जो 81 के आसपास अब होता हुआ नजर आएगा उसका भी इंपैक्ट हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। ये एक चार्ट है कि इस वक्त तक एशियन करेंसीज, इमर्जिंग मार्केट करेंसीज ने पिछले एक महीने में किस तरह का प्रदर्शन दिखाया है। तो आप देख सकते हैं रुपए में हमने थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आते हुए देखी है। जो बाकी करेंसीज हैं, चाहे वो सिंगापुर डॉलर है या चाइनीज युआन है जिसको हम काफी क्लोजली फॉलो करते हैं, वहां पर गिरावट काफी ज्यादा है। बाजार को लगता है कि 81 के आसपास तो हम ऑलरेडी यहां पर हैं और अगर डॉलर इंडेक्स में यहां पर और तेजी देखने को मिलती है, अगर वो 113, 114 के स्तर पर जाता है तो 81.5, 82 तक के लेवल्स भी यहां पर रुपए में मुमकिन है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका मनीषा जी। तो ये तो रही रुपए की बात। अब बात मार्केट की करेंगे। मार्केट की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स 337 पॉइंट गिरकर 59,120 पर बंद हुआ और निफ्टी 79 पॉइंट गिरकर 17,930 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक 573 पॉइंट गिरकर 40,631 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा एफएमसीजी, मेटल, ऑटो, फार्मा शेयरों में खरीदारी देखी गई, तो वहीं बैंकिंग, एनर्जी, रियलिटी शेयरों में दबाव रहा। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का कहना है कि आईटीसी और एलएनटी में निवेश फायदेमंद है। उनके अनुसार आईटीसी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, तो वहीं कैपिटल्स गुड्स सेक्टर में एलएनटी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। साथ ही सीमेंट शेयरों में अंबुजा और एसीसी अच्छी पसंद रहेगी। मैं अगर 2-3 स्टॉक्स अगर मैं रेकमेंड करूंगा तो एक तो मेरा फेवरेट आईटीसी रहा है। आपको मालूम है जब भी हम आपके शो में आए हैं हमने आईटीसी को कहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी वो एक बड़ी स्टोरी बन सकती है। तो कभी भी अगर इसमें डिप्स आए 5-10% का जो आ ही सकता है मार्केट वीकनेस के कारण, तो वहां पर कमिटमेंट बनाइए। और कैपिटल गुड स्पेस में मुझे लगता है कि एलएनटी अगले 6 से 12 महीनों में अच्छा रिटर्न देगा। तो ये 2 स्टॉक्स आई थिंक निफ्टी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स हो सकता है, अलॉन्ग विद सीमेंट, जहां पर हमें एसीसी और अंबुजा तो अच्छा लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह का यह भी कहना है कि यूएस मंदी की वजह से आईटी सेक्टर्स में सुस्ती है। उनके अनुसार आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म निवेश फायदेमंद रहेगा, क्योंकि गिरावट के बावजूद आईटी सेक्टर अहम सपोर्ट पर खड़ा है। आईटी
काफी हद तक नैस्डैक के साथ चलता है, और क्योंकि नैस्डैक का इंडेक्स इतना अंडर परफॉर्म कर रहा है तो आईटी स्टॉक्स यहाँ पर भी चल नहीं पा रहे हैं। इसमें कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट हमने ये देखा है पिछले कुछ महीनों में और पिछले कुछ क्वार्टर्स में कि ये होते आ रहा है। और अगर आप आईटी इंडेक्स का चार्ट देखें तो 26,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसी लेवल से हम 3-4 बार घूमे हैं पिछले 2-3 हफ्तों में। तो यहाँ पर एक बार एक टेम्पररी सपोर्ट जरूर आ रही है। शॉर्ट टर्म में कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो यहाँ से घूमेगा, बट अगर आप मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप खरीदारी करते हैं इन्वेस्टमेंट पोजीशंस के हिसाब से तो ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी अच्छा है। मिड कैप आईटी में हमने हमेशा से कहा है कि केपिट टेक्नोलॉजी हमारी फेवरेट पिक है। हैप्पीएस्ट माइंड्स हमें अच्छा लगता है। बिरला सॉफ्ट में यहाँ से ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। एलटीआई एलटीटीएस के सेटअप्स काफी अच्छे हैं, और जो लार्ज कैप आईटी है उसमें कोई मेजर तेजी और मंदी दोनों नहीं है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो इस लेवल्स पे आप पोजीशन बनाइए, बट अगर आप मोमेंटम को चेस करना चाहते हैं तो अभी भी आईटी से दूर रहिए। और अब बात मून लाइटिंग की, आजकल जिसकी बेहद चर्चा हो रही है। इस बीच विप्रो के चेयरमैन निषाद प्रेमजी ने खुलासा किया है कि पिछले कुछ महीनों में कंपनी ने 300 लोगों को कंपटीटर कंपनियों के लिए मून लाइटिंग करते हुए पकड़ा और उन्हें नौकरी से निकाला है। मून लाइटिंग का मतलब है नौकरी के साथ कोई दूसरा काम करना। निषाद प्रेमजी ने पहले भी कहा था कि मून लाइटिंग कंपनी के साथ एक चीटिंग है। अब उन्होंने कहा है कि मून लाइटिंग ईमानदारी और निष्ठा के खिलाफ है। The reality is that there are people today working for Wipro and working directly for one of our competitors. Right? We've actually discovered 300 people in the last few months who are doing exactly that. To me, it's a complete violation of integrity in its deepest form. So that was what I was referring to. There's no space for someone to work for Wipro and competitor X, Y, and Z, and I think they would feel exactly the same way if they were to discover the same situation. So that's what I meant, and so I do stand by what I said. और मूनलाइटिंग पर इतनी चर्चा क्यों है? क्या एथिकल तरीके से मूनलाइटिंग की इजाजत मिलनी चाहिए? जानने के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात टेलीकॉम सेक्टर की, जहां पर दूसरे चरण के सुधारों के लिए दूरसंचार विभाग ने ड्राफ्ट बिल जारी कर दिया है। इसमें ओटीटी, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे ऐप पर रेगुलेशन की बात कही गई है। खबर पर अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता असीम मनचंदा इस वक्त हैं। असीम, आपने पहले ही खबर दी थी कि टेलीकॉम में दूसरे दौर का सुधार जल्द आने वाला है और अब ये आ भी गया, आपकी खबर पर मुहर लग गई है। क्या कुछ है ड्राफ्ट बिल में? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने एक ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो है जारी किया है। इसके जरिए सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों की लाइसेंस की शर्तों में बदलाव करेगी, जिससे कंपनियों को राहत जो मिलेगी। सबसे पहले तो जो सरकार है अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन जो है वो भी कर पाएगी। अभी तक सरकार जो है कंपनियों को स्पेक्ट्रम जो है नीलामी के जरिए देती थी। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो ओटीटी एप्स हैं जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वो भी रेगुलेशन के दायरे के अंदर जो है वो आएंगे। इसके अलावा सरकार जो है टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर पेनल्टी जो है वो भी कम करने की तैयारी जो कर रही है। अभी तक कंपनियों के ऊपर 50 करोड़ रुपए की अधिकतम पेनल्टी जो है लगती थी, लेकिन अब कंपनियों के ऊपर 1 से लेकर के 5 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लगेगी। साथ ही साथ सरकार ने जो है कंपनियों की दिवालिया घोषित करने की शर्तों को भी काफी आसान जो है वो कर दिया है। ये बिल जो है सरकार को अधिकार देगा कि वो किसी भी कंपनी का जो इंटरेस्ट है, ये पेनल्टी है, उसको वेव ऑफ जो कर पाए। तो हो सकता है इससे आने वाले दिनों में जो टेलीकॉम कंपनी है उसको काफी राहत जो मिले। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स की तरफ जो है बढ़ रही है। तो 20 अक्टूबर तक सभी की राय जो है इसके ऊपर मांगी गई है। उसके बाद सरकार जो है शीत सत्र में संसद से इसकी मंजूरी जो है लेगी और उसके बाद ये नई गाइडलाइंस जो है, जो बिल की गाइडलाइंस है वो जारी हो जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया असीम तमाम जानकारी के लिए। और अब पीएफआई एक्शन पर ईडी की और साथ ही साथ एनआईए की बड़ा एक्शन आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। विवेक गुप्ता से जानेंगे इस पर पूरा